नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जा रहे हैं जिसने पिछले कुछ सालों में काफी सुर्खियां बटोरी। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार क्यों नहीं मिला? हम सब जानते हैं, उनके समर्थकों ने उन्हें नामांकित भी किया था, खासकर वो जो मध्य पूर्व में कुछ समझौते हुए उनके बाद। फिर भी ये प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें नहीं दिया गया। आखिर क्यों? ये सिर्फ एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, बल्कि ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। नोबेल समिति कैसे काम करती है, वैश्विक कूटनीति कितनी जटिल है, और शांति का असल मतलब क्या है? चलिए इस पूरी पहेली के टुकड़ों को एक एक करके जोड़कर देखते हैं। पुरस्कार सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, ये वैश्विक स्तर पर शांति और सहयोग के प्रयासों को दी जाने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण मान्यता है। और इसकी जो चयन प्रक्रिया है वो काफी गोपनीय और कह सकते हैं गहन होती है। तो नॉर्वेजियन नोबेल समिति किन कसौटियों पर नामांकित व्यक्तियों को परखती है और डोनाल्ड ट्रंप का मामला उन कसौटियों के सामने कहाँ ठहरता है, इसी पर हम उपलब्ध स्रोतों और जानकारियों के आधार पर एक नज़र डालेंगे। इसमें कई परतें हैं, कोई सीधा हाँ या ना का जवाब नहीं है यहाँ। तो ठीक है, सबसे पहले एकदम बुनियादी बात से शुरू करते हैं। ये नोबेल शांति पुरस्कार दिया किस लिए जाता है? मतलब समिति क्या देखती है किसी उम्मीदवार में? ऐसा क्या करना होता है कि कोई इस सम्मान के योग्य माना जाए? देखिए, अगर हम अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत को देखें तो उसके अनुसार ये पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाना है जिसने राष्ट्रों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने, स्थायी सेनाओं को खत्म करने या कम करने और शांति कांग्रेसों के आयोजन और प्रचार के लिए सबसे अधिक या सबसे अच्छा काम किया हो। समय के साथ समिति ने इसकी व्याख्या को थोड़ा कह सकते हैं व्यापक किया है। आज के संदर्भ में अगर बात करें तो नॉर्वेजियन नोबेल समिति इसे उन असाधारण प्रयासों के लिए देती है जो स्थायी शांति, सुलह और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हैं। यहाँ दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, स्थायी और सत्यापित परिणाम। स्थायी और सत्यापित। जी, यानी सिर्फ अच्छी नियत या बातचीत की शुरुआत कर देना ही काफी नहीं है, बल्कि जमीन पर ऐसे नतीजे दिखने चाहिए जो लंबे समय तक टिके और जिनका सकारात्मक प्रभाव मतलब साबित हो चुका हो। अच्छा, स्थायी और सत्यापित परिणाम, ये महत्वपूर्ण है। अब अगर हम ट्रंप के कार्यकाल को देखें तो उनके खाते में कुछ बड़ी कूटनीतिक पहलें जरूर थी। जैसे आपने जिक्र किया, अब्राहम अकॉर्ड्स, इजरायल और कई अरब देशों जैसे यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को, इनके बीच संबंधों का सामान्य होना। ये तो मतलब दशकों से चिमयारी दुश्मनी को खत्म करने जैसा था। और फिर उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ उनकी सीधी बातचीत, सिंगापुर और हनोई में शिखर सम्मेलन हुए। ये तो काफी बड़े कदम लगते हैं। क्या ये समिति की नजर में असाधारण प्रयास नहीं थे? निश्चित तौर पर ये कदम नजरअंदाज करने वाले नहीं थे, बिल्कुल नहीं। अब्राहम अकॉर्ड्स को कई विशेषज्ञों ने मध्य पूर्व की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना, इसमें कोई शक नहीं। दशकों से इजराइल के साथ औपचारिक संबंध न रखने वाले अरब देशों का आगे आना, ये अपने आप में एक बड़ी घटना थी। इसी तरह उत्तर कोरिया जैसे अलग थलग पड़े देश के नेता के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति का सीधे बातचीत करना भी अभूतपूर्व था। पहले ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि समिति सिर्फ घटना के आकार या उसकी तात्कालिक चर्चा को नहीं देखती थी, वो देखती है कि क्या इससे वास्तव में स्थायी शांति की नींव पड़ी, क्या संघर्ष के जो मूल कारण थे वो हल हुए। यहीं पर शायद ट्रंप के मामले में समिति को थोड़ा संशय रहा होगा। और एक और बात, गौर करने वाली बात यह है कि समिति अक्सर उन प्रयासों को ज्यादा महत्व देती है जिनके दीर्घकालिक और गहरे परिणाम दिखते हों, न कि केवल उन समझौतों को जिनका भविष्य अनिश्चित हो या जिनका दायरा थोड़ा सीमित हो। तो आप कह रहे हैं कि इन प्रयासों के जो नतीजे निकले वो शायद समिति के स्थायी और सत्यापित वाले पैमाने पर खरे नहीं उतरे। हाँ। क्या हम इसे थोड़ा और खोल सकते हैं? जैसे उत्तर कोरिया वाले मामले में क्या कमी रह गई? मुलाकातें तो काफी चर्चित रही थी। बिल्कुल, उत्तर कोरिया के साथ बातचीत की शुरुआत तो आप कह सकते हैं धमाकेदार थी। सिंगापुर में पहली मुलाकात, फिर हनोई में दुनिया भर की नजरें थी उस पर। लेकिन अगर हम नतीजों को देखें तो ठोस रूप में क्या हासिल हुआ? हाँ, सही बात है। क्या उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करने की दिशा में कोई ऐसा कदम उठाया जिसे बदला न जा सके? नहीं। क्या दोनों कोरियाई देशों के बीच कोई औपचारिक शांति संधि हुई जो 1953 से लंबित है? वो भी नहीं हुई। बातचीत एक बिंदु पर आकर जैसे रुक सी गई और जमीनी हकीकत में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। तो समिति के नजरिए से देखें तो ये एक शुरुआत थी, एक कोशिश जरूर थी, लेकिन सत्यापित परिणाम शायद नदारद थे। समझ गया। मतलब बातचीत हुई पर नतीजा वैसा नहीं निकला जिसकी उम्मीद थी या जो मानक है। लेकिन अब्राहम अकॉर्ड्स का क्या?
वो तो सिर्फ बातचीत नहीं थी, बाकायदा समझौते हुए, दूतावास खुले, व्यापार शुरू हुआ। इसे तो सीमित कहना थोड़ा मुश्किल लगता है। आपने सही मुद्दा उठाया। अब्राहम अकॉर्ड्स निश्चित रूप से उत्तर कोरियाई वार्ता से ज्यादा ठोस थे। परिणाम दिखे उसमें। उन्होंने इजरायल और कुछ अरब देशों के बीच नए समीकरण बनाए। लेकिन यहां भी कुछ पहलू हैं जिन पर समिति ने शायद गौर किया होगा। पहला, ये समझौते मुख्य रूप से क्षेत्रीय थे, रीजनल थे। क्षेत्रीय। जी। इन्होंने मध्य पूर्व के कुछ देशों के बीच संबंध सुधारे, लेकिन क्या इन्होंने किसी बड़े वैश्विक संघर्ष का समाधान किया? शायद नहीं। दूसरा, और ये महत्वपूर्ण है, इन समझौतों ने इजराइल फिलिस्तीन का जो मूल संघर्ष है, जो दशकों से उस क्षेत्र में अशांति का एक मुख्य कारण रहा है, उसे लगभग अनदेखा कर दिया। हाँ, ये बात उठी थी। कूटनीतिक उपलब्धि माना हो, लेकिन शायद उस श्रेणी की शांति स्थापित करने वाला नहीं माना जिसके लिए आमतौर पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। जैसे किसी लंबे चले युद्ध का अंत हो जाए या निरस्त्रीकरण की कोई बहुत बड़ी सफलता मिले। इसे क्षेत्रीय शांति की दिशा में एक कदम माना गया होगा, पर शायद वैश्विक शांति के पैमाने पर उतना बड़ा नहीं। तो मतलब सिर्फ समझौते करवा देना ही काफी नहीं, बल्कि ये भी देखा जाता है कि वो समझौता कितना व्यापक है, कितना टिकाऊ है और क्या वो संघर्ष की जड़ तक जाता है। अब यहाँ एक और अहम पहलू सामने आता है। क्या किसी नामांकित व्यक्ति की सिर्फ शांति से जुड़ी पहले ही देखी जाती हैं, या उसकी समग्र वैश्विक छवि, उसकी अन्य नीतियां और उसकी बयानबाजी भी फैसले को प्रभावित करती हैं? क्योंकि ट्रंप का कार्यकाल इस मामले में भी काफी चर्चा में रहा है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। नोबेल समिति सिर्फ एक या दो विशिष्ट शांति प्रयासों को अलग करके नहीं देखती, ऐसा नहीं है। वह नामांकित व्यक्ति के समग्र ट्रैक रिकॉर्ड, उसकी नीतियों के व्यापक प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व कूटनीति के प्रति उसके रवैये पर भी विचार करते हैं। क्योंकि शांति सिर्फ युद्ध ना होना नहीं है, ये सक्रिय सहयोग, आपसी सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय नियमों व संस्थाओं के प्रति प्रतिबद्धता भी है। इस लिहाज से देखें तो ट्रंप के कार्यकाल में कुछ ऐसे कदम थे जो शायद नोबेल समिति के शांति और सहयोग के आदर्शों से कह सकते हैं मेल नहीं खाते थे। जैसे कि कौन से कदम? क्या आप कुछ उदाहरण दे सकती हैं? थोड़ा विस्तार से बताएं। कई उदाहरण हैं, जैसे अमेरिका का पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलना। अब ये समझौता वैश्विक सहयोग का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। दुनिया के लगभग सभी देशों ने मिलकर इसे बनाया था। हाँ, बिल्कुल। इससे बाहर निकलने के फैसले ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना को कहीं न कहीं ठेस पहुंचाई। इसी तरह ईरान परमाणु समझौते, जिसे JCPOA कहते हैं, उससे अमेरिका का एक तरफा हटना, जबकि बाकी जो हस्ताक्षरकर्ता देश थे वो समझौते में बने रहना चाहते थे। हाँ, यूरोपियन देश खासकर। जी, इस कदम ने न सिर्फ ईरान के साथ तनाव बढ़ाया, बल्कि अमेरिका के जो यूरोपीय सहयोगी थे उनके साथ भी मतभेद पैदा किया। नाटो जैसे पारंपरिक सैन्य सहयोगियों के साथ संबंधों में तनाव आना, उन्हें वित्तीय योगदान के लिए सार्वजनिक रूप से लताड़ना, जबकि नाटो दशकों से पश्चिमी सुरक्षा सहयोग का आधार रहा है, तो ये भी सहयोग के बजाय टकराव का संकेत देता था। और इसके अलावा उनकी जो अक्सर तीखी और टकराव वाली बयानबाजी होती थी, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के लिए हो या अपने ही देश के राजनीतिक विरोधियों के लिए, ये भी शायद सुलह और शांति की भाषा से मेल नहीं खाती थी। हाँ, इन नीतियों और बयानों पर काफी विवाद हुआ था, ये तो सच है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि समिति इन बातों से ज्यादा उनके द्वारा किए गए शांति समझौतों, जैसे अब्राहम अकॉर्ड्स, उनको तरजीह देती, या फिर समिति पर किसी तरह का राजनीतिक दबाव भी काम करता है? कुछ लोग कहते हैं कि समिति शायद अमेरिका के किसी खास राष्ट्रपति को लेकर पूर्वाग्रह रखती हो। देखिए, नोबेल समिति हमेशा इस बात पर जोर देती है कि वो पूरी तरह स्वतंत्र और अराजनीतिक हैं। वो सार्वजनिक रूप से यही कहते हैं कि उनका निर्णय सिर्फ नामांकित व्यक्ति के कार्यों की योग्यता पर आधारित होता है, किसी राजनीतिक विचारधारा या देश के दबाव पर नहीं। हालांकि ये भी सच है कि समिति के सदस्य इंसान हैं और वे दुनिया में चल रही बहसों और विचारों से अछूते नहीं रह सकते। ये मानना भी थोड़ा मुश्किल है। समिति शायद ये दिखाने से भी बचना चाहती हो कि वो किसी ऐसे नेता से प्रभावित हो रही है जिसकी नीतियां आमतौर पर लोकलुभावन, पॉपुलिस्ट मानी जाती है, मतलब आम जनता की भावनाओं को अपील करने वाली, भले ही वो स्थापित नियमों के विरुद्ध हो, या राष्ट्रवादी, यानी अपने देश के हितों को बाकी सबसे ऊपर रखने वाली।
भले ही उस नेता ने शांति के क्षेत्र में कुछ काम किया भी हो, वे अपनी निष्पक्षता की छवि बनाए रखने के लिए शायद अतिरिक्त सावधानी बरतते होंगे। इसी संदर्भ में ये भी याद आता है कि ट्रंप ने खुद सार्वजनिक रूप से कई बार नोबेल पुरस्कार की इच्छा जताई थी। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर निष्पक्षता से दिया जाए तो उन्हें कई कामों के लिए मिलना चाहिए, और उन्होंने बराक ओबामा को मिले पुरस्कार पर भी कटाक्ष किया था कि उन्हें तो पता भी नहीं था कि उन्हें क्यों मिला। क्या इस तरह का सार्वजनिक अभियान या समिति पर दबाव बनाने की कोशिश का भी कोई असर पड़ता है, नकारात्मक या सकारात्मक? आमतौर पर माना जाता है कि इस तरह का सार्वजनिक अभियान या दबाव बनाने का प्रयास समिति के फैसले पर नकारात्मक असर ही डाल सकता है। समिति अपनी स्वतंत्रता को बहुत गंभीरता से लेती है और शायद ही वो ऐसा दिखाना चाहेगी कि वो किसी के दबाव या प्रचार अभियान के कारण पुरस्कार दे रही है। सही बात है। उनका ध्यान नामांकित व्यक्ति के काम की गुणवत्ता और उसके वास्तविक परिणामों पर केंद्रित रहता है, न कि इस बात पर कि कौन कितने जोर से पुरस्कार की मांग कर रहा है या लॉबिंग कर रहा है। बल्कि कुछ विश्लेषकों का तो ये भी मानना है कि इस तरह के प्रत्यक्ष मांग उनके मामले को और कमजोर कर सकती है। आपने ओबामा का जिक्र किया, ये वाकई एक अहम तुलना है। उन्हें 2009 में उनके राष्ट्रपति बनने के कुछ ही महीनों बाद पुरस्कार मिल गया था। उस समय तक, जैसा आपने कहा, उन्होंने कोई बड़ा शांति समझौता नहीं करवाया था, जैसा कि बाद में ईरान परमाणु समझौता हुआ। तो ये फैसला तो बहुत विवादास्पद रहा था। हाँ, बिल्कुल। बराक ओबामा को जब 2009 में पुरस्कार दिया गया तो ये दुनिया भर में कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात थी, शायद खुद ओबामा के लिए भी। समिति ने अपने स्पष्टीकरण में कहा था कि ये पुरस्कार उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को मजबूत करने, परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के उनके दृष्टिकोण विजन के लिए और बहुपक्षवाद यानी कई देशों के साथ मिलकर काम करने पर जोर देने के लिए दिया गया था। मतलब भविष्य की उम्मीदों पर। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। ये उनके इरादों और उनकी घोषित दिशा के लिए दिया गया पुरस्कार ज्यादा था, न कि तब तक हासिल की गई ठोस उपलब्धियों के लिए। और इस फैसले की काफी आलोचना भी हुई थी। लोगों ने कहा कि ये बहुत जल्दी दे दिया गया, बिना किसी ठोस नतीजे के। हाँ, जबरदस्त बहस हुई थी उस समय और बाद में भी होती रही। कई लोगों ने इसे समय से पहले लिया गया फैसला माना। आलोचकों का कहना था कि नोबेल शांति पुरस्कार भविष्य की संभावनाओं के लिए नहीं, बल्कि अतीत में किए गए ठोस कामों के लिए दिया जाना चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि इस अनुभव और आलोचना के बाद नोबेल समिति भविष्य के लिए ज्यादा सतर्क हो गई। शायद समिति के भीतर भी ये बहस हुई हो कि क्या प्रेरणादायी शांति को पुरस्कृत किया जाना चाहिए या केवल ठोस जमीनी शांति को। अच्छा। और ऐसा लगता है कि बाद के वर्षों में समिति ने ठोस, सिद्ध और स्थायी परिणामों पर ज्यादा जोर देना शुरू कर दिया है। तो ट्रंप का मामला शायद इसी बदली हुई सोच या कह लीजिए बढ़ी हुई सतर्कता के दायरे में आ गया, जहां सिर्फ पहल करना या बातचीत करना ही पर्याप्त नहीं माना गया। इससे एक अहम सवाल भी उठता है कि भविष्य में समिति सिद्ध परिणाम को कैसे परिभाषित करेगी और क्या क्षेत्रीय शांति प्रयासों को वैश्विक शांति के बराबर महत्व मिलेगा या नहीं। ये देखने वाली बात होगी। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है, अगर हमें संक्षेप में समझना हो? सो व्हाट डज दिस ऑल मीन, अगर हमें संक्षेप में समझना हो कि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक भले ही उन्हें प्रबल दावेदार मानते रहें, लेकिन नोबेल समिति ने उन्हें यह सम्मान क्यों नहीं दिया? तो मुख्य वजह क्या रही? 1, 2, 3, 4 करके बता सकती हैं? हाँ, अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य रूप से 4-5 बातें उभर कर सामने आती हैं। पहला, परिणामों की कमी। उनके जो प्रमुख कूटनीतिक प्रयास थे, जैसे उत्तर कोरिया के साथ वार्ता, वो समिति के स्थायी और सत्यापित शांति के कड़े मानकों पर शायद खरे नहीं उतरे। बातचीत शुरू हुई पर ठोस नतीजे नहीं मिले। दूसरा, सीमित दायरा। अब्राहम अकॉर्ड्स महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समझौते जरूर थे, लेकिन शायद समिति ने उन्हें वैश्विक स्तर पर किसी बड़े संघर्ष का समाधान करने वाला या दुनिया बदलने वाला शांति प्रयास नहीं माना। और फिलिस्तीनी मुद्दे का हल न होना भी इसमें एक पहलू हो सकता है। ठीक है। तीसरा, समग्र नीतियां और रवैया। उनकी कुछ अन्य वैश्विक नीतियां जैसे पेरिस समझौते और ईरान डील से हटना, नेटो सहयोगियों से तनाव और उनकी जो टकराव वाली बयानबाजी थी, वो नोबेल समिति के शांति, सुलह और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के आदर्शों के शायद विपरीत मानी गईं। हाँ, ये भी अहम है। चौथा, समिति की स्वतंत्रता और सतर्कता। समिति ने संभवतः राजनीतिक प्रभाव से अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की कोशिश की और किसी विवादास्पद, लोकलुभावन या राष्ट्रवादी छवि वाले नेता को पुरस्कृत करने से परहेज किया। और पांचवां, जैसा हमने ओबामा के मामले में बात की, उस पुरस्कार के बाद उपजी आलोचना ने समिति को भविष्य में
ठोस परिणामों को लेकर ज्यादा सतर्क बना दिया होगा। तो ये कुछ मुख्य कारण लगते हैं। तो ये थी डोनाल्ड ट्रंप और नोबेल शांति पुरस्कार की कहानी। काफी जटिल। इसमें इस समिति के अपने नियम हैं, कूटनीति की सफलता असफलता है, नेता की अपनी छवि और नीतियां हैं, और वैश्विक राजनीति का पूरा ताना बाना। ये साफ है कि यह पुरस्कार सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सुर्खियां बटोरने या कुछ बैठकें करने से कहीं ज्यादा गहरी और स्थायी चीज की मांग करता है। बिल्कुल। और ये हमें ये भी दिखाता है कि नोबेल समिति शांति को कितने व्यापक अर्थों में देखती है। ये सिर्फ दो देशों के बीच लड़ाई का रुक जाना नहीं है। इसमें मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान, वैश्विक सहयोग और आपसी समझ जैसे तत्व भी शामिल हैं, अगर इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो। ये इस बात पर भी रोशनी डालता है कि दुनिया में वास्तविक और टिकाऊ शांति स्थापित करना कितना मुश्किल है, और उसे निष्पक्ष रूप से पहचानना और सम्मानित करना भी उतना ही चुनौतीपूर्ण। शांति एक प्रक्रिया है, सिर्फ एक घटना नहीं, और शायद नोबेल समिति इसी प्रक्रिया की गहराई और स्थिरता को आंकने की कोशिश करती है। और यहाँ श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। आज की दुनिया में जहाँ कई क्षेत्रीय संघर्ष चल रहे हैं, क्या नोबेल शांति पुरस्कार जैसी वैश्विक मान्यता को क्षेत्रीय शांति समझौतों जैसे अब्राहम अकॉर्ड्स को ज्यादा महत्व देना चाहिए, भले ही वो किसी वैश्विक समस्या का हल ना करते हों? क्या छोटे लेकिन ठोस शांति के कदम भी उतने ही महत्वपूर्ण नहीं है जितने कि बड़े पर शायद अधूरे प्रयास? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। इसी विचार के साथ आज की एक गहन पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।